हेलो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम टू ह्यूमैनिटी क्लासेस। तो आज हम नया लेक्चर लेके आए हैं फिस्कल पॉलिसी। लेकिन इस लेक्चर से पहले हमने लास्ट टाइम पढ़ा था हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि इन्फ्लेशन क्या होता है और इन्फ्लेशन के कितने टाइप्स होते हैं, इन्फ्लेशन क्या क्या इम्पैक्ट आता है इकॉनमी के ऊपर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो तरीका है वो है बाय इंट्रोड्यूसिंग फिस्कल पॉलिसी। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम शुरू करते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी होता क्या है? फिस्कल पॉलिसी इज़ अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेबलाइजेशन। मतलब जब कभी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और जो हमारी इकनॉमी है वो स्टेबल नहीं रहती, ठीक है, हाई इन्फ्लेशन हो जाती है, रिसेशन आ जाती है, जीडीपी ग्रोथ कम हो जाती है, तो उस टाइम हम एक अच्छी फिस्कल पॉलिसी इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि हम अपनी इकनॉमी को स्टेबल कर सकें, ठीक है। तो देखो भी क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट होती है ना, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उसके पास एक बैलेंस्ड बजट रहे। बैलेंस्ड बजट मतलब कि जितना वो एक्सपेंडिचर कर रही है उतना उसके पास रेवेन्यू भी आना चाहिए। तो उस वजह से क्या होता है, अब रेवेन्यू आना चाहिए, मतलब अब रेवेन्यू कैसे आएगा? रेवेन्यू जनरेट करने के लिए वो टैक्सेस इम्पोज करती है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स इम्पोज करे चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज करे। तो द पॉलिसी ऑफ इम्पोजिंग टैक्सेस, इसी को हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। कि जो जिस पॉलिसी के तहत टैक्सेस को इम्पोज किया जाता है, जैसे वो इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं डायरेक्ट भी हो सकते हैं। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो वो डायरेक्ट टैक्स आ जाता है जैसे इनकम टैक्स, किसी बंदे की, किसी इंडिविजुअल की, किसी कंपनी की या किसी फर्म की जितनी भी इनकम है उसके ऊपर उसको इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या आ जाते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या आते हैं? जैसे कि जीएसटी, जैसे कि कस्टम ड्यूटी, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी। अब एक और डिफरेंस है इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में। डायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है ना, वो उसी को झेलना पड़ता है जो इनकम अर्न कर रहा है, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो बर्डन है वो शिफ्ट हो जाता है किसके ऊपर? कस्टमर के ऊपर, जो बाय कर रहा है ना उसके ऊपर ये बर्डन शिफ्ट हो जाता है। अब क्या इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं फिस्कल पॉलिसी के, मतलब किन किन तरीक़ों से हम जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बजट को बैलेंस कर सकते हैं। पहला जाता है टैक्सेशन पॉलिसी, जो मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे हम टैक्सेस को इम्पोज कर सकते हैं। सेकंड आ जाता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग्स करनी है ऑन वेरियस, जैसे फील्ड्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, तो ये सब इसमें कवर हो जाते हैं। जो खर्चा करना है कितना करना है, क्योंकि आपको रेवेन्यू का भी तो पता है ना कि हमारे सोर्सेज कहाँ हैं, रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आएगा, तो उस कहाँ कहाँ पे खर्चा करना है वो भी इस पॉलिसी में आ जाता है। थर्ड आ जाता है बजटरी पॉलिसी, मतलब एक बैलेंस्ड बजट को बनाना, जिसमें अगर बजट एक्सेस कर जाता है तो उसको इन्वेस्ट करके कैसे हम वहाँ से इंटरेस्ट ले सकते हैं, अगर कम हो जाता है तो हमें अरेंज कहाँ से करना है पैसा, ठीक है ना, वो सब इसमें अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट। पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट, पहले पब्लिक डेप्ट क्या होता है? पब्लिक डेप्ट होता है वो पैसा जो गवर्नमेंट ने बैंक से, अदर इंस्टीट्यूशन से लिया होता है इन द फॉर्म ऑफ कमर्शियल पेपर, टी बिल्स, बहुत सारे तरीके होते हैं पैसा लेने के। अब ये भी दो तरीके का होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होता है? इंटरनल पब्लिक डेप्ट होता है जब कंट्री के अंदर से ही पैसा लिया जाए इन द फॉर्म ऑफ कमर्शियल पेपर्स, जैसे किसी इंटरनल बैंक से, कमर्शियल बैंक से अगर पैसा लिया है तो उसे हम बोलेंगे इंटरनल पब्लिक डेप्ट। अब
एक्सटर्नल पब्लिक डेब्ट क्या होता है? एक्सटर्नल हो गया जब गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है या आईएमएफ से लोन लेती है, तो उस टाइम क्या कहेंगे, इसे हम एक्सटर्नल पब्लिक डेब्ट। और इसको मैनेज करना, इस पब्लिक डेब्ट को मैनेज करना, इसके इंटरेस्ट को मैनेज करना कि भाई हमने देखना कब कितना टाइम इंटरेस्ट जा रहा है, ठीक है, इसको कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं, अपने ऊपर जो कर्जा है उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ये सारे ही इंस्ट्रूमेंट्स हैं किसके? फिस्कल पॉलिसी के। अब नेक्स्ट आ जाता है आगे सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, कि रेवेन्यू के क्या क्या सोर्स रहेंगे। सबसे पहले कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होता है? देखो, जब कोई चीज़ इंपोर्ट की जाती है ना किसी अदर कंट्री से, तो उसके ऊपर जो ड्यूटी, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसके हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? जब कोई प्रोडक्ट बनता है ना, कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है उसके ऊपर जो ड्यूटी लगाई जाती है उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। जैसे जीएसटी आने के बाद क्या हुआ है कि कुछ को प्रोडक्ट्स को ना वो जीएसटी से अलग रखा गया हुआ है। जैसे पेट्रोल आ गया, टोबैको आ गया, उसके बाद एंटरटेनमेंट जैसे जो सिनेमा हॉल्स वगैरह होते हैं, उसके बाद इनके ऊपर जो टैक्स लगता है ना वो लगता है एक्साइज ड्यूटी लगती है, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है सर्विस टैक्स। ये तो आपने सुना होगा, जब आप होटल्स वगैरह में जाते हो, हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हो, वहाँ पे टैक्स जो पे करना पड़ता है वो सर्विस टैक्स आ गया। इनकम टैक्स तो मैंने बता दिया। टैक्स ऑन प्रॉपर्टी क्या होता है? टैक्स ऑन प्रॉपर्टी होता है जब आप प्रॉपर्टी को सेल करते हो तो जो टैक्स गवर्नमेंट आपसे लेती है उसको हम बोलते हैं टैक्स ऑन प्रॉपर्टी। अब आ जाता है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? जो कॉर्पोरेट्स को पे करना पड़ता है, क्योंकि वो भी तो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, वो भी तो रिसोर्सेज यूज़ कर रही है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा सोर्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, कि खर्चा कहाँ कहाँ होगा। ये भी दो तरीके का होता है। ये होता है प्लान एक्सपेंडिचर, एक होता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। एक होता है कि जब हम बजट बना रहे होते हैं ना, तो हम ये चीज़ देखते हैं कि भाई इतना पैसा जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जाएगा, इतना पैसा जो है वो इरिगेशन सेक्टर में जाएगा इसकी डेवलपमेंट के लिए, एक होता है इतना पैसा रूरल डेवलपमेंट के लिए जाएगा, इतना पैसा टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में जाएगा। मतलब प्लान किया होता है पहले ही कि भाई इतना इतना पैसा खर्चा जो हमने इस साल में करना है। एक होता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में क्या होता है? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में जो खर्चा अचानक आ जाए, कोई इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, कई बार क्या होता है कि किसी कंट्री में कोई वार लाइक सिचुएशंस बन जाती हैं, तो वो उस टाइम जो डिफेंस पे खर्चा आता है वो, मतलब जो आपने प्लान नहीं किया है, अगर कोई खर्चा आ गया है, कोई फ्लड आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो उस टाइम जो जैसे अब कोविड-19 के टाइम जो सिचुएशन थी इंडिया की, तो पीएम रिलीफ फंड एक ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, तो उसमें जो फंड आ रहा था वो जो खर्चा कर रहे थे वो सब नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आता है। अब क्या होता है कि भाई जो हमारा बजट है ना, इस बजट में कई बार क्या होता है कुछ डेफिसिट्स भी आ जाते हैं। मतलब कई बार क्या होता है कि जो हमारा खर्चा है वो ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू हमारा रेवेन्यू। जो रेवेन्यू हम जनरेट कर रहे हैं उससे ज़्यादा क्या हो जाता है, हमारा खर्चा, हमारा एक्सपेंडिचर उससे ज़्यादा हो जाता है, तो उसे हम कहेंगे डेफिसिट, उसे कहते हैं डेफिसिट। और ये जनरली 3 टाइप का होता है। पहला आ जाता है रेवेन्यू डेफिसिट, सेकेंड आ जाता है फिस्कल डेफिसिट एंड थर्ड आ जाता है प्राइमरी डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं एंड कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। सबसे पहले रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं वो रिसिप्ट्स जिसकी वजह से हमारे जो एसेट्स हैं उसमें कोई रिडक्शन ना आए, ना ही कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो। सबसे पहले एसेट और लाइबिलिटी का मैं बता देता हूँ। एसेट आ गया वो भी चीज़, जो कोई भी चीज़ जो किसी कंट्री की अपनी होती है, ठीक है ना। मतलब कि जो एसेट्स, जो चीज़ें उनकी खुद की हैं, जो पैसा उनका खुद का है कंट्री का, उसको वो उसके एसेट्स कहेंगे। लाइबिलिटी होगी जैसे किसी को कोई उधार चुकाना है, जैसे अब वर्ल्ड बैंक से अगर कोई लोन लिया हुआ है, तो ये अगर समझ लो इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से कोई लोन लिया है, तो ये इंडिया की लाइबिलिटी है कि उसको वर्ल्ड बैंक को वो लोन चुकाना है, ठीक है, ये समझ आ गया। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होगी? वो रिसिप्ट्स जिसकी वजह से एसेट्स में
कोई गिरावट ना हो और ना ही कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो, और इन रिसिप्ट्स को हम कहेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स। सिमिलरली कैपिटल रिसिप्ट्स कौन सी होती हैं? जिसकी वजह से लाइबिलिटी क्रिएट होगी और एसेट्स भी रिड्यूस होंगे। अब कैसे, कोई एग्जांपल इसकी बन सकती है? यस, बिल्कुल बन सकती हैं। जैसे हम, अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे समझ लो कि अगर मैं कोई लोन लेता हूं किसी से, राम से मैंने लोन लिया, तो मेरी एक लाइबिलिटी बनी राम की तरफ, और अगर मैं लोन नहीं चुका पाया तो मुझे अगर अपनी गाड़ी बेचनी पड़ी तो मेरा एसेट्स भी जो है वो रिड्यूस हो गया। एसेट भी रिड्यूस हो गया, लाइबिलिटी भी क्रिएट होगी, ठीक है ना। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जिसमें ना ही एसेट्स बढ़ेगा आपका, ना ही आपकी लाइबिलिटी कम होगी, ठीक है ना। वो खर्चा, जिस खर्चे की वजह से ना ही आपका कोई एसेट्स बढ़े और ना ही आपकी कोई लाइबिलिटी कम हो, उसे बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिमिलरली कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या आ गया? जिसकी वजह से एसेट्स में भी बढ़ोतरी हो और लाइबिलिटी भी जो है वो कम हो जाए। कोई एग्जांपल इसकी, जैसे अगर आपकी कोई फैक्ट्री है तो आप कोई मशीनरी खरीदते हो, तो वो जो मशीनरी आएगी तो आपके एसेट्स बढ़ गए। अब अगर आप पेमेंट कर देते हो उसकी, उसी टाइम पेमेंट कर देते हो, तो इट मीन्स आपने कोई लाइबिलिटी अपने ऊपर नहीं रखी। अगर आप उधार करते हो तो इट मीन्स आपकी लाइबिलिटी भी आ जाएगी। अगर आपने कैश पेमेंट कर दी तो आपकी लाइबिलिटी भी नहीं और आपका एसेट्स भी बढ़ गए। अब आ जाता है रेवेन्यू डेफिसिट। क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट आ जाता है जब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड करेगा किसको? रेवेन्यू रिसिप्ट्स को। इट मीन्स जब आपका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, किससे? आपके रेवेन्यू से। एक एग्जांपल मैं और दे देता हूँ, रेवेन्यू रिसिप्ट्स की और कैपिटल रिसिप्ट्स की, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर की। इसमें क्या होता है कि जो भी खर्चा या जो भी आप इनकम किसी एक साल के लिए कर रहे हो ना, सिर्फ एक साल के लिए, उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, उसे हम कहेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर उसका फ़ायदा या उसकी पेमेंट्स आप एक साल से ज़्यादा टाइम के लिए कर रहे हो, उसे हम कहेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये नीचे फार्मूला में लिखा हुआ है, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। नेक्स्ट आ जाता है फाइनल डेफिसिट। फाइनल डेफिसिट क्या आ जाता है? एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स। जब आपका टोटल खर्चा टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाएगा, उसे हम कहेंगे फिस्कल डेफिसिट। लेकिन इसमें टोटल रिसिप्ट्स में बोरिंग्स नहीं आएंगी, जो लोन लिए हुए हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। लास्ट आ जाता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट में क्या आ जाता है? इट इज़ अ डिफरेंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। इंटरेस्ट पेमेंट नाम से निकला, जो इंटरेस्ट की जो पेमेंट्स करनी है, फिस्कल डेफिसिट में से जो इंटरेस्ट की पेमेंट है उसे हम माइनस करेंगे, तो जो हमारे पास डेफिसिट आएगा उसे हम कहेंगे प्राइमरी डेफिसिट। आई होप सबको ये समझ आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। तो ये सीरीज़ ऐसे ही आगे चलती रहेगी, नया टॉपिक हम लेके आएंगे। बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। आज शायद पॉलिटी का भी एक और टॉपिक आ जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड बाय।